विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात आज कांग्रेस के हार की हताशा पर दिए जा रहे बयानों की। जब सियासत हारती है तो निशाने पर लोकतंत्र आता है और अब तो निशाना सीधे उस संस्था पर साधा गया जिस पर लोकतंत्र की नींव टिकी है, चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग को ही मृत घोषित कर दिया। कहा कि हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करेंगे कि भारत में चुनाव आयोग नाम की कोई स्वतंत्र प्रक्रिया बची नहीं है। अब जरा सोचिए, जिस संस्थान ने कांग्रेस को दशकों तक सत्ता में लाने का काम किया, आज वही संस्था कांग्रेस को सत्ता में ना ला पाए तो वो मर चुकी। क्या ये वही रणनीति है जो पहले ईवीएम पर चली, फिर वोटर लिस्ट पर, अब सीधा चुनाव आयोग पर हमला हो रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो एक एटम बम फोड़ने वाले हैं, जिसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बखूबी दिया कि राहुल गांधी को सबूतों के इस एटम बम का आज ही परीक्षण करना चाहिए। इस पूरी खबर पर आपको अपडेट देंगे। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र से, जहां पुणे के यवत में 2 गुट आमने सामने आ गए और इसकी वजह बना सिर्फ एक व्हाट्सएप पोस्ट। जी हां, 25 जुलाई की सुबह एक समुदाय विशेष की व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की और फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके को आग और पत्थरों की गिरफ्त में ले लिया। तनाव बढ़ा तो लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, दुकानें बंद हो गई, लोग खौफ में घरों में कैद हो गए और यवत गांव में कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक युवक की लापरवाही थी या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? क्या सोशल मीडिया पर फैलाया गया जहर सिर्फ इत्तेफाक था या समाज को तोड़ने का एक डिजिटल हथियार? खबर के इस पहलू पर आपको पूरी जानकारी देंगे। तीसरी खबर आपसे जुड़ी है। हर घर में मोबाइल है और हर बच्चे के हाथ में डिजिटल खिलौना, लेकिन जब यही खिलौना जहर बन जाए, जब गेम खेलने की आदत जान लेने और देने की वजह बन जाए, तो क्या हम सिर्फ आंखें मूंद कर तमाशा देखते रहेंगे? इंदौर में एक बच्चा गेम में पैसा हारा और अगले ही पल फांसी का फंदा लगा लिया। श्रीगंगानगर में एक युवक ऑनलाइन गेम में कर्ज में डूबा तो उसने अपनी ही दादी का कत्ल कर दिया। ये घटनाएं अपवाद नहीं है, ये उस खतरनाक लहर की दस्तक है जो अब शहरों से गांव तक और हर घर की देहरी लांघ चुकी है। इस खबर से भी आपको बाखबर करेंगे। इसके अलावा बात अनिरुद्धाचार्य के बयान, थूक जिहाद, कुलगाम एनकाउंटर और ट्रंप रूस के बीच टसल की भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात एसआईआर पर छिड़े बवाल की। सोचिए, जब नेता हारते हैं तो हार की समीक्षा नहीं करते बल्कि चुनाव प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं और अब राहुल गांधी ने वही किया। देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था को ही मृत घोषित कर दिया। कहा कि लोकतंत्र का ढांचा खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सचमुच ये लोकतंत्र पर सवाल है या फिर एक और सियासी स्क्रिप्ट जिसमें हार का ठीकरा फिर सिस्टम पर डाल दिया जा रहा है? आज की बड़ी खबर यही है और इसी से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और क्यों इस बयान से सियासत गर्मा गई। सुनिए। इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। राहुल गांधी फिर से सियासी तूफान खड़ा करने की कोशिश में है और इस बार निशाना देश की सबसे अहम लोकतांत्रिक संस्था चुनाव आयोग पर है। दावा कर रहे हैं कि भारत की चुनाव प्रणाली खत्म हो चुकी है और जल्द ही वो ऐसे एटम बम जैसे सबूत पेश करेंगे जो पूरे सिस्टम की सच्चाई खोलकर रख देगी। लेकिन सवाल यह है कि लगातार 3 लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त खाने के बाद क्या ये बयान हार की बौखलाहट है या फिर जनता को गुमराह करने की एक नई स्क्रिप्ट? क्या वाकई राहुल के पास कोई बड़ा खुलासा है या ये महज एक सियासी शोर है जिसका मकसद सुर्खियों में बने रहना है? कहीं ये भी कांग्रेस की हर बार की तरह जैसे उन पर उन्हीं की जो चाल है भारी पड़ जाती, कहीं ये चाल भी कांग्रेस के लिए भारी ना पड़ जाए? लगता है चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन गई। तभी तो कई चुनावों में हार का मुंह देख चुके राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग पर ही अपनी हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ जहर उगलते हैं।
इलेक्शन कमीशन पर धांधली का आरोप लगाते हैं, जिससे साफ है कि सत्ता से बाहर रहने का दर्द कांग्रेस के नेताओं को रह रह कर उठ रहा है। दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि उन्हें 2014 से ही चुनावों में गड़बड़ी का शक था, लेकिन पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा परिणामों ने उनके शक पर मुहर लगा दी है। राहुल ने दावा किया कि अब जल्द ही सबूतों को लेकर एक बम फोड़ने वाले हैं। यहाँ तक कि राहुल ने चुनाव आयोग तक को मरा हुआ बता दिया। We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist. It has taken us 6 months of non-stop work to find this proof. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. We are going to prove to you in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. पिछले एक दशक से देश के मुख्य चुनावी अखाड़ों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो रही है। लगातार 3 लोकसभा चुनावों 2014, 2019 और 2024 में जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया, लेकिन कांग्रेस अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि पहले कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकारों पर धांधली के आरोप लगाती थी। इसके बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया था। वहीं कुछ दिनों तक मतदाता सूची में धांधली करने के आरोप भी लगाए गए। अब कांग्रेस नेताओं ने सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बार राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल ने पहले भी इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन जब खोदा पहाड़ तो चूहिया निकली। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर राहुल एटम बम फोड़ना चाहते हैं तो जल्द ही बम फोड़ दें। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों को लेकर बाकी बीजेपी नेता भी हमलावर हैं। राहुल के इन आरोपों को बीजेपी ने हार की बौखलाहट का असर बताया है। राहुल गांधी जी ने अभी इलेक्शन कमीशन को बोला है कि बम फटेगा, वो एटम बम की तरह फट जाएंगे। आपको क्या लगता है? और इनका काम ही फटना है, इनका काम ही फटना है और कोई काम ही नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें। ये कैसी भाषा है आप सोचिए। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स के पिनोकियो है। झूठ बोलना इनकी फितरत में है। जैसे पिनोकियो एक इटालियन युवा पुत्र झूठ बोलता था, नाक बढ़ जाती थी, वैसे राहुल गांधी का भी यही हाल है। ये राहुल गांधी वही है जो झूठों के शहंशाह है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची के रिव्यू पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आरोप लगा रहा है कि रिव्यू के बहाने एंटी बीजेपी वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। हालांकि लगता है कि चुनाव आयोग को लेकर छोड़ा गया राहुल गांधी का शिगुफा उन पर ही भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के बयान के बाद अब बीजेपी का पलटवार शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर ने राहुल को झूठ की राजनीति करने वाला नेता बताया और कहा कि कांग्रेस अब अपनी हार का ठीकरा लोकतंत्र की संस्थाओं पर फोड़ रही है। दिन, सप्ताह, महीने, साल बीत गए, राहुल गांधी जी की एक चीज उनके अंदर बनी हुई है, वो है झूठ, झूठ और झूठ। कोई परिवर्तन नहीं और ना ही होने की कोई उम्मीद है। हर दिन एक नया झूठ, हर दिन एक नया प्रोपेगेंडा। कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए कि ये झूठ फरेब की राजनीति कब तक चलेगी, देशवासियों को कब तक भ्रमित करेंगे और कांग्रेस कब तक भ्रम में जिएगी। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी? देखिए, अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि कितने झूठ बोलेंगे राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी का एक और झूठ एक्सपोज हो गया। इस बार उन्होंने ऐसा दावा किया जो वक्त से मेल ही नहीं खाता। हुआ क्या, जान लीजिए। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि अरुण जेटली ने मुझे धमकाया और साथ ही उसमें ऐड करते हुए कहा कि कृषि कानून 2020 को लेकर धमकाया गया था। राहुल गांधी ने यह कहा,
लेकिन रोहन जेटली, जो अरुण जेटली के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि उनके पिता का निधन 2019 में हो गया था। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वो कैसे धमका सकता है, ये अपने आप में सवाल है। और ऐसे में राहुल गांधी एक बार फिर से एक्सपोज हुए। रोहन जेटली ने इस झूठ की परतें कैसे खोली है, उन्हें सुनिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जो कृषि कानून था, फार्मर बिल था, वो स्वर्गीय अरुण जी के देहांत के बाद लाया गया था सन 2020 में, और सामाजिक तौर पे सबको जानकारी है कि उनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ था। 24 तारीख थी, 24 अगस्त 2019 को हुआ था। और रही बात, क्या वो धमकाते थे एज ए नेचर, उनके स्वभाव में ही नहीं था। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे कि अगर किसी का कोई ओपिनियन है जो कि किसी अपोजिंग व्यू का है या किसी व्यू में मतभेद है या कोई अलग क्रिया है, तो उसमें कोई धमकाने का प्रोसेस नहीं होता। वो एक हेल्दी प्रोसेस है। रही बात दिस एलिगेशन कि भाई मेरे को थ्रेटन किया, इज टोटली डिनायबल बिकॉज इट इज़ एन इवेंट ऑफ फार्म लॉ विच इज सब्सिक्वेंट टू हिज डिमाइस। तो इसमें कोई बेसिस है नहीं। और रही बात, अगर इफ़ ही वॉज नॉट अ कंसेंसस बिल्डर, अगर वो कंसेंसस बिल्ड नहीं करते, जब मोदी जी की सरकार में जीएसटी कानून आया और पूरा एक कंसेंसस बिल्ड हुआ उस चीज़ को लेके, तो एक स्मूथ प्रोसेस हुआ। There were views which were taken, considered, and an effective GST was then presented in Parliament. वहीं राहुल गांधी के बयान पर अब राजनीतिक गलियारे में घमासान मच गया है और इस बार हमला सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला। उन्होंने राहुल को गैर जिम्मेदारी की पहचान करार दिया। उन्होंने देखिए ट्वीट किया है, आपको हम पोस्ट दिखा रहे हैं उनका। उन्होंने कहा कि जो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, अरुण जेटली का जिक्र कर रही हैं वो, उस पर भी बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। वित्त मंत्री का साफ सवाल है कि क्या कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी इतने गैर जिम्मेदार नेतृत्व के भरोसे छोड़ी जा सकती है? निर्मला सीतारमण यही सवाल कर रही हैं। ये उनका पोस्ट आप देख रहे हैं जिसमें ये सवाल खड़े किए गए हैं। इस बीच चुनाव आते ही देखिए सियासत पूरी तरह से गर्म है, लेकिन इस बार आरोपों की गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। अब राहुल गांधी का झूठ तो हमने आपको बताया, अब तेजस्वी यादव के झूठ की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट में नाम कटने का दावा किया। कहा कि वोटर लिस्ट से मेरा नाम कट गया और मैं कैसे चुनाव लड़ूं, ये उनका बयान आया। लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी पोल कैसे खोली? उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में तेजस्वी का नाम है और उनका नाम नहीं कटा है। दरअसल 2 जगह उनके ऐसे पहचान पत्र थे जो थे, और ऐसे में एक जगह उनका नाम जहां वैलिड है वहां पर है, दूसरी जगह पर नहीं है। 416 नंबर पर वोटर लिस्ट में भी नाम पर नंबर है, ये क्लियर कर दिया है चुनाव आयोग ने। यानी तेजस्वी यादव का दावा है कि लाखों वोट काटे गए। वो लगातार इसको लेकर, एसआईआर को लेकर बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो कारण नहीं बताया गया कह रहे हैं। डेटा अधूरा है, पारदर्शिता, नदारद, ये तमाम चीजें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है या ये भी एक सियासी शगुफा है? लंबा चौड़ा पोस्ट बार बार कर रहे हैं तेजस्वी यादव और प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये देखिए आप पोस्ट देख रहे हैं, उनका पूरे नामों की फेहरिस्त है। तेजस्वी ने पहले तो यहां तक कह डाला था कि आयोग अब गोदी आयोग बन गया है और दावा किया था कि खुद उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं। चुनाव आयोग ने क्लियर किया, लेकिन पहले क्या कहा था तेजस्वी ने, वो भी सुन लीजिए। ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हज़ार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सकें कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस रवैये को देखते हुए
हम सब लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे जहां वोटर वोट ना दे पाए। आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है, तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? आप एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो देखिए, तेजस्वी यादव आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहे थे, वहीं पटना जिला प्रशासन ने उनके दावों को गलत बताया। प्रशासन का कहना है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, बस बूथ और क्रम संख्या में बदला हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी का ये दावा राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि कोशिश तो यही लग रही है तेजस्वी की लगातार इस पूरे प्रकरण में। इस बीच आपको बताएं, बिहार बीजेपी की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो भी अब प्रश्न पूछ रहे हैं। सम्राट चौधरी का ये पोस्ट आप देख रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिनकी खुद की राजनीतिक योग्यता पर परिवार और प्रदेश को शक हो, वो अब एसआईआर ड्राफ्ट में अपना नाम तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सम्राट ने तेजस्वी को फर्जीवाड़ा बंद करने की भी सलाह दी है। देखिए, हाईलाइट किया है, ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव को यहाँ बाकायदा सम्राट चौधरी ने हाईलाइट किया है, जिससे कि वो अपनी पहचान ढूंढ पाए और वो ये जान ले कि ये दरअसल नाम उनका है। लेकिन आपको बताएं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासत लगातार चल रही है। बीजेपी से लेकर जेडीयू तक विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी तेजस्वी यादव के दावों को बेबुनियाद बताया, यानी एसआईआर की प्रक्रिया अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, पूरी तरह से सियासी बहस का मुद्दा बन चुकी है। मैं इसलिए कहता हूँ पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। 9वीं फेल को ज़्यादा गणित नहीं आती है। 65 लाख कितने हुए? 7 करोड़ 90 लाख में अगर 65 लाख मतदाता हटाए गए तो कितने हुए? 1% से भी कम, जो कि चुनाव आयोग कह रहा है। ये कह रहे हैं कि 8% वोट हटा दिए गए। अरे तेजस्वी बाबा, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। कभी बोलते हो मेरा नाम काट दिया, आपका नाम मैंने दिखा दिया, 416 नंबर। 416 गलत है, 420 पे होना चाहिए था आपको। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है? इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है। और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो देखिए, क्लियर ये हो चुका है कि तेजस्वी का पूरा वोटर आईडी भी है, वो वोट भी कर सकते हैं। सियासत इस पर भले कर रहे हो। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात करते हैं। एक छोटा सा पोस्ट और पूरा शहर बंद, दुकानों के शटर गिरे, सड़कों पर लाठी डंडे चले और गांव पुलिस छावनी में बदल गया। ये महाराष्ट्र के पुणे की हकीकत है, जहां सोशल मीडिया से फैलाया जहरीला झूठ सांप्रदायिक टकराव की वजह बन गया। पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, कर्फ्यू जैसे हालात बन गए और अब सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तय में जाने की कोशिश कर रही हैं कि ये सिर्फ एक पोस्ट का मामला था या किसी गहरी साजिश की पटकथा। पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि हालात कैसे और कितने खराब हुए। तस्वीर आप ये देखिए, पहली तस्वीर जो आपके सामने हम रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। इसके बाद लोगों ने सड़कों पर कैसे उपद्रव मचाए, ये देख रहे हैं आप। तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया, पुलिस की तैनाती करनी पड़ी, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस को हालात संभालने के लिए आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। ये सिर्फ एक पोस्ट की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये उस गुस्से की आग थी जिसे किसी ने जानबूझकर सुलगाया था। आप देख रहे हैं कैसी तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जानबूझकर यावत गांव को एक तरह से हिंसा की आग में झोंका गया है। पुलिस की मुस्तैदी अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं, क्या हालात वहां पर बने, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हिंसा की पटकथा किसने लिखी, ये सवाल अब और तेज हो गया है। सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आप, जहां पर उपद्रवी सड़कों पर देखिए उतरे और लाठी डंडे, पत्थर चल रहे हैं, पत्थरों से अटैक कर रहे हैं और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। पुलिस थी वहां पर, लेकिन देखिए कैसे तोड़फोड़ हो रही है, कैसे एक दूसरे पर हावी होने की यहाँ कोशिश दिखाई दे रही है। पत्थरबाजी से लेकर लाठी डंडे सब कुछ होता दिखाई दिया और ये सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर ही जांच को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब जब ये घटना हो गई, क्योंकि 1 तारीख ये घटना थी,
उसके बाद पूरे इलाके में और मुस्तैदी बढ़ाई गई है। पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, गश्त तेज है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। फ्लैग मार्च आप देख रहे हैं। तनाव के बाद पुलिस ने अलर्टनेस रखने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि पुलिस की मुस्तैदी है, फ्लैग मार्च किया है यवत में। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पुणे के यवत में हालात अचानक ऐसे क्यों हो? प्रश्न इसके साथ यही है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते गए। ऐसी स्थिति क्यों खड़ी हो गई? कैसे एक पोस्ट ने दो समुदायों के बीच तनाव की दीवार खड़ी कर दी और कैसे बात विरोध से होते हुए नारेबाजी, पत्थरबाजी, आगजनी तक पहुंच गई? चलिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। दरअसल 26 जुलाई को क्या हुआ, पुणे के यवत इलाके में तनाव की स्थिति बनी और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से छेड़छाड़ के बाद ये स्थिति बनी। 1 अगस्त को क्या होता है, घटना को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक युवक ने इसे लेकर आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद लोग गुस्से में आ गए, आक्रोशित हो गए और पोस्ट करने वाले युवक के घर पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। एक तरह से हो हल्ला मच गया। यवत गांव में यह स्थिति 26 जुलाई की घटना से शुरू हुई थी और 1 अगस्त तक उपद्रव में, आगजनी में, पत्थरबाजी में पूरी तरह से तब्दील हो गई। ये पूरा मामला था जिसके चलते स्थिति यहां पहुंची। यवत गांव में भड़के बवाल के निशान अब भी वहां पर ताजा हैं, जहां पत्थर गिरे, गाड़ियां टूटी और कानून व्यवस्था को संभालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहां हमारे सहयोगी पहुंचे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैं इस समय यवत गांव के उस लोकेशन पे हूं जिस जगह पर आगजनी घटना हुई। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। ये सामने देखिए, एक गाड़ी देख सकें अल्टो का, ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ किया गया है। ये देखिए पूरी तरह से तोड़फोड़ किया गया है। अंदर पत्थर भी मौजूद है, अंदर पत्थर भी मौजूद है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों को तोड़फोड़ हुआ है। ये देखिए किस तरह से जली हुई है, आगजनी किस तरह से घटना हुई और किस तरह से बाइक जल गई है, पूरी तरह से जल गई है। पूरे गांव में सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस की टीम मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से कल हिंसा हुआ था उसके बाद कहीं न कहीं यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस एक्शन मोड में है। ये यहीं पर मोटरसाइकिल मौजूद था, यहाँ पर इधर देखिए, ये यहाँ पे था मोटरसाइकिल, यहाँ पे था। ये देखिए यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है। पुलिस की टीम देखिए किस तरह मौजूद है, पूरे गांव में पुलिस की टीम मौजूद है। ये देखिए कांच टूटा हुआ है, पत्थर मार मार के तोड़ा गया है। तो देखिए एक आपत्तिजनक पोस्ट और पूरा यवत गांव धधक उठा। पुणे के यवत गांव में जो कुछ भी हुआ वो महज एक घटना नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो किसी अचानक भड़के गुस्से का नतीजा भी नहीं लगता, बल्कि पूरा घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहा है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश पहले से रची गई थी। 26 जुलाई को शिवाजी महाराज की प्रतिमा से छेड़छाड़ के बाद तनाव की चिंगारी तो उठ चुकी थी, लेकिन जैसे ही एक आपत्तिजनक पोस्ट सामने आई, मामला बेकाबू हो गया। लेकिन अब सवाल सिर्फ हिंसा का नहीं, सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा माहौल बना कैसे, और ये सिर्फ सोशल मीडिया के एक भड़काऊ पोस्ट से शुरू हुआ बवाल था या फिर इसे किसी खास मकसद के तहत भड़काया गया। तस्वीरें पुणे के यवत इलाके की, जहां कल माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई, इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। धीरे धीरे दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि पुलिस को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल स्थिति काबू में, लोगों में सोशल मीडिया पर फैली खबरों से दूर रहने की अपील की जा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो नौबत यहाँ तक आ पहुंची। त्या ठिकाणी एक बाहेरच्या व्यक्तीने एक चुकीचं स्टेटस ठेवल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी कुठल्या तरी पुजाऱ्याने बलात्कार केला वगैरे अशा प्रकारचं काहीतरी स्टेटस ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले। जमावाला पांगवण्याकरता काही प्रमाणात लाठीचार्ज देखील करावा लागला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे। हालात खराब करने की कोशिश हुई तो पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया। हालातों को नियंत्रण में रखने के लिए यवत गांव में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर उपद्रवियों की तलाश तेज कर दी। पुलिस का दावा है कि 5 केस दर्ज कर लिए गए हैं, जिसके बाद जल्द ही उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरन जो परिसर में जो घटनाएं हुई हैं तो उसके पंचनामे हमारी टीम्स ने तैयार किए हैं। पंचनामे और जवाब लोगों के लिए गए और इसके आधार पर इस पूरन घटनाक्रम में 5 केस जो हमने दाखिल किए हैं
और 5 केस दाखिल करने के बाद फिर हमने जो वेरिफिकेशन शुरू किया सीसीटीवी कैमरा के बेस पे, लाइव विटनेस के बेस पे, उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी भारी सुरक्षा बल तैनात है। कर्फ्यू लगाकर पूरे गांव में सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। मैं इस समय पुणे जिले के यवत गांव में हूं। कल हिंसा के बाद पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है, दुकानें बंद है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि दुकानें किस तरह से बंद है, ये सामने देख सकते हैं। और पूरे गांव में जितनी भी दुकानें हैं वो बंद है। और सामने देखिए, तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे पुलिस की टीम पहुँची हुई है, इस साइड में पहुँची हुई है। और पूरे इलाके में यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त कड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, सारी दुकानें बंद है। ये मोबाइल पर पोस्ट डाल दिया उसने, फिर उसके बाद में सब राड़ा हो गए सब। अच्छा। कितनी देर तक चला था ये? कम से कम 1 बजे से 4 बजे तक चल रहा था। अच्छा। हो, ये आपत्तिजनक जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला उसके बाद भड़का? हाँ, भड़का। पोस्ट डालने के बाद ही भड़का ना। फिलहाल पुलिस ये जानने में भी जुटी है कि क्या पोस्ट जानबूझकर डाली गई थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पूरे इलाके में तनाव फैलाने की कोई साजिश रची गई थी, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया है वो तो इसी ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आरोपी युवक के पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार ने उसका खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि जिसने भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक हरकत की वजह से पूरे गांव का माहौल खराब हुआ, लोगों को डर और हिंसा का सामना करना पड़ा। ये जो आरोपी के घर है, आरोपी घर से बगल में ही ये दूसरा घर है और यहाँ पर भी पत्थरबाजी हुआ था। जब घटना हुआ था तब आप थे? हाँ, आप था ना। हाँ, क्या हुआ था? अंदर आ जा, पत्थर मारे हमारे को ने पत्थर मारे, हम भाग गए अंदर, फिर दराज लगा के पत्थर मारे। वो क्या हुआ है कि वो है ना बच्चे लोग, उसने क्या तभी पोस्टर डाला, उसके लिए ये झगड़ा बढ़ गया और ज्यादा। पहला हुआ था वो छोकरी ने वैसा किया और बाद में इसने ऐसा करे तो भड़क गए लोग। हाँ। कितनी देर तक यहाँ पे मामला खराब था? 1 आधा घंटा तो था, धन 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 मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। हाँ, जिसने करे उसने भोग देने दो ना, हमारे सब मिलके उसको बोलते ना, उसको मार डालो, तोड़ डालो, जिसने करे उसने करे, हम तुम्हारे साथ है, सबको तकलीफ मत दो। नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो गलती की है उसे माफी क्यों करना है? उसके वजह से और नतीजे भोगना पड़ा ना, इतने लोगों को मानसिक तकलीफ हुई। किसी हमारे घर में कल ही कुछ होता तो कौन जिम्मेदार था इसका? ये दोनों ही थे। कहीं बड़ी गलती किया, इसकी वजह से पूरा गांव भुगत रहा। हाँ, पूरा गांव एक गलती की वजह से पूरे गांव को भुगतने का आया। तो फिलहाल यहाँ पर हालात नियंत्रण में हैं और लगातार पुलिस नजर बना रही, उन लोगों को खोज रही है जिन्होंने इस तरह की हिंसा की या उपद्रव मचाया। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के खतरों से अब खबरदार करने वाली खबर आपको बताते हैं, जहां इंदौर में एक 13 साल के नाबालिग ने ऑनलाइन गेमिंग में 3000 रुपए हार जाने के बाद घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े एक्टर्स इन गेम्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यही गेम्स किसी की मौत का कारण बनते हैं तो जिम्मेदार कौन? प्रश्न यही है। अब ये कोई एक मामला नहीं है, आपको जरा 2 तस्वीरें पहले दिखा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग का वायरस देश में लगातार फैलता जा रहा है। लोगों के दिमाग में इसका क्या असर हो रहा है, आप इन 2 तस्वीरों से समझिए। जहां कल राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक शख्स ने ऑनलाइन गेमिंग में हार के बाद अपनी ही दादी की गला दबाकर हत्या कर दी और उनके कान के कुंडल और जेवरात लूट लिए। और आज एक 13 साल के नाबालिग ने हार के बाद खुद की जान ले ली। ये 2 तस्वीरें आज देश के उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी देखनी चाहिए जो पैसों के लालच में इस तरह की जानलेवा वायरस को प्रमोट करते हैं। कुल मिलाकर समझिए कि आज हर हाथ में मोबाइल फोन है, लेकिन इसी मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल किसी की जान भी ले सकता है। ऑनलाइन गेमिंग की लत अब शहरों से लेकर गांव तक पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि बच्चों के बीच बढ़ती इस लत से लॉग आउट का बटन कौन दबाएगा? ऑनलाइन गेम्स के लिए आत्महत्या, ऑनलाइन गेम्स के लिए कत्ल, 2 दिन 2 खबरें। इन खबरों का ताल्लुक उस खेल से जो शुरू हाथों से होता है, लेकिन दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा असर करता है कि कोई इसके लिए अपनी जान दे भी सकता है और जरूरत पड़ी तो किसी की जान ले भी सकता है। इंदौर में जो मां अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने बाजार गई थी,
उसी बच्चे की जिंदगी को ऑनलाइन गेम्स के इस बाजार ने छीन लिया। माँ के खाते से 3000 रुपए कटते ही बच्चे ने अपनी जिंदगी की डोर काटने का फैसला कर लिया। पैसा हार जाने का तनाव, माँ की डांट का खौफ, उस बच्चे के जहन में कुछ ऐसा हावी हुआ कि उसने हाथ से मोबाइल फोन छोड़ पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। ऐसा लगता है कि बच्चा कहीं में जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनके कारण या उससे मतलब कहीं ना कहीं कोई एडिक्टिव या इस तरह की जो चीजें हैं उस कारण से किया और विस्तार से इसका जांच पड़ताल करने के लिए इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है। ऑनलाइन गेम्स में मिली हार ने आज एक जिंदगी छीन ली। तो वहीं इससे महज एक रोज पहले श्री गंगानगर में ऑनलाइन गेम्स में पैसा लगाने के लिए एक शख्स ने अपनी ही दादी का कत्ल कर दिया। उनके शव से कान के कुंडल और दूसरे गहने भी उतार लिए। इन गहनों से वो ऑनलाइन गेम से चढ़ा कर्जा उतारना चाहता था। एफआईआर जो दर्ज जिस परिवादी ने करवाई, जो मृतक का पोता है वही हत्यारा निकला। इसमें जो पोता था वो ऐप के माध्यम से गेम खेलता था, तो शुरू में उसमें उसको फ़ायदा हुआ, पैसों का लेन देन इस ऐप के माध्यम से होता है, तो उसमें उसको फ़ायदा हुआ कुछ पैसों का, तो और इन्वेस्ट करता गया। डिजिटल इंडिया की सड़क पर तेजी से आगे बढ़ते भारत के लिए आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन कितने सुरक्षित हैं। अगर कोई बच्चा इस ऑनलाइन गेम्स की लत छोड़ने से बेहतर अपनी जान देना ज्यादा आसान समझता है तो सवाल उठता है, अगर कोई शख्स ऐसे ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में अपने रिश्तों का कत्ल करता है तो सवाल उठता है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार साल 2029 तक दोगुना होकर 9.1 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा उन गेम्स का है जो सीधे तौर पर लोगों को डिजिटल जुए के दलदल में फंसाते हैं। साल 2023 में भारत में 85 से ज्यादा आत्महत्या जैसी घटनाओं के लिए सीधे तौर पर यही ऑनलाइन गेम्स जिम्मेदार थे। ग्राफिक्स में दिख रहे ये आंकड़े महज एक संख्या नहीं, बल्कि उन परिवारों की कहानी है जो ऐसे गेम्स की वजह से अपना सब कुछ हार चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब आम निर्दोष लोगों की जिंदगी को ये ऑनलाइन गेम्स खतरे में डाल रहे हैं, तो फिर बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े एक्टर कब तक ऐसे खेलों का प्रचार करते रहेंगे और कब तक पैसों के लालच में ये गेमिंग प्लेटफॉर्म यूं ही आम लोगों की लाशों पर उगते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑनलाइन गेमिंग की इस पूरी पिक्चर में आप इंटरवल तक भले ही कुछ पैसा जीत ले, लेकिन एंड आते आते हार होना पक्की बात है। पैसों का लालच और जल्दी अमीर बनाने के इस पूरे खेल की एक अपनी मोडस ऑपरेंडी है। सबसे पहले युवाओं को कम पैसे लगाकर ज्यादा जीतने का लालच दिया जाता है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा जाता है सोशल मीडिया पर, और गेम के बाद गेम के नाम से दूसरे लोगों की आईडी बनाई जाती है, यानी प्रचार प्रसार भी चलता है। गेम में हार जीत का कुछ लोग तय करते हैं, वही उसी हिसाब से गेम चल रहा होता है। आपको लगता है कि आपके हाथ में, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं होता। शुरुआत में जीत दिखाकर कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जिससे आप इनके झांसे में आ जाएं। ज्यादा रुपए लगाने पर गेम में हरा दिया जाता है और आपके पैसे इनके पास चले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि गेम की कमान वो लोग अपने पास रखते हैं, हार जीत वो तय करते हैं। आप थोड़े पैसे लगाते हैं और आपको लगता है कि आप और पैसे लगाएंगे और जीतेंगे, और ये जो कहीं ना कहीं लालच है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप इनके ट्रैप में फंसते जाते हैं। यानी इस खेल के आखिर में हार होना तय है, और इस हार के बाद मानसिक तनाव लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है, जो उनसे कुछ भी करवा सकता है। मतलब जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। इस तरह की हालत बन जाती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात करते हैं। कथा वाचन के नाम पर महिला विरोधी वाचन करने वाले अनिरुद्धाचार्य का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। अपनी महिला विरोधी सोच पर एक तरफा गिरे अनिरुद्धाचार्य अब एक कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिससे यह विवाद अब लंबी छलांग लगाता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर महिलाओं ने जब इन्हें लताड़ लगाई तो ये एक और विवादित टिप्पणी करने के साथ अब वापस लौट आए हैं चर्चा में। अनिरुद्धाचार्य की महिला विरोधी मानसिकता पर महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नैतिकता का ज्ञान बांटने के नाम पर वायरल हुए अनिरुद्धाचार्य अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर माफी मांगना तो दूर, अब कुछ ऐसा कह रहे हैं जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। कथा वाचन से दूर महिलाओं को पवित्रता पर सर्टिफिकेट बांटते ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं। रिश्तों पर महिलाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाते अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि कलयुग में सच बोलना मुश्किल हो गया है। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। कथा वाचन से दूर महिलाओं को पवित्रता पर सर्टिफिकेट बांटते ये कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं। रिश्तों पर महिलाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाते अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि कलयुग में सच बोलना मुश्किल हो गया है। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा।
क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं, तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद सोशल मीडिया पर इनका जमकर विरोध हो रहा है। लोगों का आरोप है कि अनिरुद्धाचार्य की सोच महिला विरोधी है और वो कथावाचन के नाम पर गंदगी परोस रहे हैं। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद अनिरुद्धाचार्य का जवाब सामने आया है, जहां एक कदम आगे बढ़ते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कुछ ऐसा कहा है जिससे ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? उत्तर बोलो। पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना, कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो सती, पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है, लोग झूठ सुनना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा मिला हो, जिस सनातन परंपरा में यह माना जाता हो कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां महिलाओं की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, तो ऐसे में अनिरुद्धाचार्य का ये महिला विरोधी वाचन बताता है कि कथा वाचन के नाम पर अनिरुद्धाचार्य लोगों को महिला विरोधी सोच का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका ये ज्ञान अब उन्हीं पर बैकफायर कर गया है, जहां सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कथा वाचन के साथ एक जिम्मेदारी ये भी है कि सही बात करें, संतुलित बात करें और लोगों को मोटिवेट करें। जिस जगह पे वो बैठे हैं उनसे बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, तो प्रेरणा देने वाली शख्सियत को हमेशा अपने वचनों पर ध्यान से सोच समझ के बोलना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात कर रहे हैं। देश जब तकनीक, सुरक्षा और विकास की बात कर रहा है, हम सब इसी पर कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं, तब थूक जिहाद जैसी बीमार मानसिकता आज भी समाज को संक्रमित कर रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक वीडियो सामने आया है जो घिन भी दिलाता है और गुस्सा भी भर देता है। तस्वीरों में एक युवक होटल में तंदूरी रोटियां बना रहा है, लेकिन तंदूरी रोटियों में उन्हें तंदूर में डालने से पहले उन पर थूक देता है। पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर देखकर ही आप खबर समझ पाएंगे। ये कोई गलती नहीं है, ये कोई लापरवाही नहीं थी, ये सुनियोजित मानसिक जहर था जिसका नाम है थूक जिहाद। रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ है। आबिद होटल की तस्वीरें हैं जहां तंदूर के सामने खड़ा शख्स अनस रोटी तंदूर में डालने से पहले जानबूझकर थूकता है। होटल में ये नफरत पर
परोसी जा रही थी और ये तस्वीर सामने आई, वायरल हुई। उसके बाद जानकारी मिली कि इस होटल में खाना नहीं, थूक वाला खाना परोसा जा रहा है। हुआ क्या है, खबर आपको जरा डिटेल में अब बता देते हैं। क्या ये हुआ है, पूरी खबर जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं। बागपत में थूक जिहाद का वीडियो वायरल हो गया। रोटी पर थूकने का शर्मनाक वीडियो सामने आया। खेकड़ा थाना क्षेत्र के आबिद होटल की ये वीडियो है और तंदूर में रोटी डालने से पहले इसमें अनस नाम का शख्स थूकता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने आरोपी अनस को गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल इस तस्वीर के साथ बहुत सारे हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं जो अपने आप में कई प्रश्न खड़े करती हैं। जिसने रोटी पर थूककर शर्म की हद पार की, अब उसी अनस पर कानून ने लगाम लगा दी है। बागपत के खेकड़ा में थूक जिहाद का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अनस को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे अनस की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसे हुई, इसको लेकर सीओ रोहन चौरसिया ने बताया कि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये भरोसे की चोट है और ऐसे भरोसे के कातिल अब बचेंगे नहीं। सुनिए। थाना खेकड़ा क्षेत्र के पाठशाला स्थित ढाबे पर थूक कर रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके संबंध में सोशल मीडिया सेल बागपत व थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है व अभियुक्त की पहचान अनस पुत्र आबिद के रूप में हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब अगली खबर की बात करें। अब आपको सेना के शौर्य का एक शॉर्ट ट्रेलर दिखाते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों को ऐसी मौत दी गई जिससे सीमा पार बैठे आतंक के हुक्मरानों के हाथ पांव फूलना तय है। कुलगाम में छिपकर वार करने की योजना बना रहे इन आतंकियों को सेना ने सामने से जवाब दिया है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वो चेहरा है जिसे भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। ये आतंक की हर पहचान के लिए उसके अंतिम मुकाम का सबूत है। आतंक के हर इरादे पर भारतीय सेना ऐसे ही चोट करती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का अखल देवसर इलाका आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां बंदूक से निकली हर गोली आतंकियों के शरीर में जाकर धंस गई। कुलगाम में लश्कर के 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन शुरू किया। कुलगाम के अखलबन इलाके में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये तस्वीरें आतंक के हर उस इरादे पर प्रहार है जो भारत में दहशत को दिशा देना चाहता है। इंसानी खाल में छिपे इंसानियत के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है और जारी है आतंकवाद के खात्मे की वो कहानी जिसे भारतीय सेना के वीर जवानों ने लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर आतंक के अड्डों को तबाह करने के बाद अब उन बचे खुचे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से किसी तरह बच निकले थे। 13 मई को लॉन्च हुआ ऑपरेशन केलर, 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन नादर, ऑपरेशन शिव शक्ति, ये सभी ऑपरेशन सिंदूर के ही एक्सटेंशंस हैं, जहां आतंकियों के बचने की संभावना शून्य हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही जनवरी से लेकर जुलाई महीने के बीच 32 आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये सिर्फ तभी रुकेगा जब पाकिस्तान में बैठे आतंक के नाकाओं का आखिरी दूध भी जहन्नुम में नहीं भेज दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंक को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई कैसे लगातार चल रही है, तस्वीर हमने आपको कुलगाम से दिखाई और आगे बढ़ रहे अगली खबर की अब बात कर लेते हैं। अब बात दुनिया के 2 महाबली आमने सामने। चेतावनियों से बात निकलकर अब हथियारों की ओर बढ़ चुकी है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव एक नई उबाल पर है और इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जिससे जंग का खतरा और गहरा गया है। 2 परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का आदेश देकर ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका सिर्फ देखेगा नहीं, जवाब भी देगा। अब क्या पुतिन इस चुनौती का जवाब देंगे, ये सवाल है। क्या दुनिया एक नई जंग के मुहाने पर खड़ी है? इस बड़े टकराव की कहानी पहले आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कि हुआ क्या है, बात कैसे बिगड़ गई है। चलिए ग्राफिक्स आपको बता रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रूस से ये जो तनाव बढ़ता है, इस बीच एक फैसला सामने आया। क्या फैसला लिया जानिए। 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दे दिया गया। ट्रंप ने रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी साझा की। फैसले के पीछे रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव की जिम्मेदारी उन्होंने दी कि उनकी वजह से ये फैसला उन्हें लेना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, सुनिए। Oh yeah, well we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia and we're going to protect our people. तो सुना आपने, अब ये तैनाती क्या नई जंग को आग देने वाली है? क्या पुतिन अब इसका जवाब देंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी।